हेलो दोस्तों। मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे कि मेरी सास एक आदमी को लेकर मेरे कमरे में दाखिल हो गई। मैंने अपनी सास की तरफ हैरान होकर देखा। मैंने कहा कि आप इसको लेकर मेरे कमरे में क्यों चली आई? इसका यहाँ पे क्या काम है? उन्होंने कहा कि क्यों, इसी का तो यहाँ पे काम है, ये पति जो है तुम्हारा। क्या तुम अपने पति के साथ नहीं रहोगी? और ये तो इसी कमरे में रहेगा। मैं इस बात पर हैरान रह गई, क्योंकि वो आदमी मेरा पति नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी सास को समझाया और कहा कि इसको लेकर बाहर चली जाएं, ये मेरा पति नहीं है। लेकिन अगले रात वो फिर से उस आदमी को लेकर मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी कि चलो, अपने पति को संभालो, अब तुम्हें इसी के साथ जिंदगी गुजारनी है। मैं हैरान थी कि वो रोज रात को इस आदमी को मेरे कमरे में क्यों ले आती थी, जबकि वो खुद भी अच्छी तरह जानती थी कि वो मेरा पति नहीं था। एक दिन तो वो उसे वहीं पर छोड़कर चली गई, और जब मैंने उसकी तरफ पलटकर देखा तो वो जमीन पर बैठ गया। उसके बाद उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं भी हैरान रह गई। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। हम लोग बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन जो कुछ था वो मेरा ही था। हमें इस मोहल्ले में रहते हुए काफी साल हो गए थे। मेरे लिए एक रिश्ता आया। जब वो लोग घर पे आए तो वो लोग बहुत अच्छे थे, शक्लो सूरत के भी अच्छे थे, और उनका बेटा बाहर के मुल्क में होता था। मेरे पापा हमेशा से मेरी शादी ऐसे इंसान से कराना चाहते थे जो बाहर के मुल्क में कमाई करता हो, क्योंकि मेरे बाबा का कहना था कि बाहर के मुल्क में कमाई अच्छी हो जाती है। इंसान 4-5 साल की तंगी काट ले, फिर वापस आकर अपने लिए सब कुछ बना लेता है, घर भी और गाड़ी भी। लेकिन उन लोगों का घर तो पहले से ही अपना था। वो लोग मुझे पसंद करके चले गए। मेरे माँ बाप बहुत खुश हुए, क्योंकि यह मेरी जिंदगी में आने वाला पहला रिश्ता था, और उनको ही मैं पसंद आ गई, और हमें भी ये लोग पसंद आ गए थे। उन्होंने कहा कि अब आप लोग हमारे घर आएं ताकि आप भी लड़के को देख लें। हम लोगों ने संडे का दिन रखा और हम उनके घर चले गए। पर जैसे ही उनके घर में कदम रखा, हम हैरान रह गए। उनके घर में तो कुछ भी नहीं था। वो लोग एक चटाई बिछाकर बैठे थे। देखने में तो यह लोग बहुत ज्यादा अमीर लगते थे, फिर उनके घर में कोई चीज क्यों नहीं थी? उन्होंने हमें भी जमीन पर बैठने का इशारा कर दिया, और शरबत भी रंग बिरंगे ग्लासों में आया। आखिरकार मेरे पापा ने पूछ ही लिया, भाभी, ये सब क्या है? आप लोगों के साथ कोई सामान क्यों नहीं है? तो उन्होंने हमें ऐसी बात बताई कि हम हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि दरअसल हमारे घर में आग लग गई थी और सारा सामान जल गया है। उन्होंने हमें दिखाया कि आग 2 कमरों में लगी थी। वो कमरे अभी भी खराब थे। उनका कहना था कि हमने सोचा है कि बेटे की शादी करा देते हैं, तो बहू दहेज लेकर आएगी, तो घर में कुछ चीजें आ जाएंगी, इसी बहाने सामान भी आ जाएगा, और बेटी भी। पापा ने मेरी माँ की तरफ देखा। जब वो लोग वहां से थोड़ी देर के लिए गए तो मेरी माँ ने कहा कि देखो कैसे मुंह खोल के दहेज मांग रहे हैं। मेरे बाबा ने कहा कि मुंह खोल के दहेज मांगने की क्या बात है? दहेज तो देना ही है, अच्छी बात है। अब हम सामान देंगे तो वो सामान की कदर करेंगे, और हमारी बेटी की भी, क्योंकि यह लोग इस वक्त मुश्किल में हैं। पूरे घर का सामान लेना कोई आसान बात नहीं है। उन्होंने हमें तस्वीरें दिखाईं और कहा कि हमारा घर बहुत अच्छा था, सब सामान था, लेकिन सारा जल गया। बस कुछ कपड़े और बिस्तर बच गए हैं। आप लोग अगर 2 कमरों का फर्नीचर दे दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी सारा घर तो आपकी बेटी का ही होगा। हम लोग वापस आए तो मेरी मम्मी पापा आपस में बहस करने लगे। मेरी माँ को उनके यह मामले ठीक नहीं लग रहे थे। उन्होंने कहा कि यह बात अच्छी नहीं है, और उनका बेटा बाहर होता है। अगर वो चाहें तो महीने 2 महीने में अपना सारा सामान बना सकते हैं। पापा ने कहा कि आजकल बड़ी महंगाई है, हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है। अब देखो, उन्होंने सोचा कि बहू भी आ जाएगी, सामान भी, इसमें कुछ बुरा नहीं है। वो चाहे अपने लिए सामान बनाए या ना बनाए, हमने तो अपनी बेटी को दहेज देना ही था। हमने कुछ ना कुछ तो देना ही था ना, तो बस थोड़ा ज्यादा दे देंगे, अपनी बेटी के लिए ही देंगे। जो कुछ होगा हमारी बेटी का होगा। वो लोग सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, उनका नहीं बन जाएगा। लेकिन मेरी माँ ने यह सारे मामले गुजारे हुए थे, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान हो रही थीं। माँ का कहना था कि चीजें इस्तेमाल करने से खराब होती हैं, वह सारी चीजें खराब कर देंगे, फिर हमारी बेटी के इस्तेमाल के वक्त कुछ भी नहीं बचेगा क्या? बार बार चीजें बनाकर भेज देंगे। मेरी माँ को पता था कि चीजें किस तरह रखनी है, कैसे खराब होती है। मुझे इतनी परवाह नहीं थी यह सब की।
लेकिन बाद में शायद मुझे भी बुरा लगता। मेरी माँ ने कहा कि मायके आया हुआ पत्थर भी औरत के लिए कीमती बन जाता, और जब वह तुम्हारे सामने तुम्हारा सामान बेदर्दी से इस्तेमाल करेंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। फिर तुम्हें बहुत बुरा लगेगा और तुम कहोगी कि कैसे लोगों को रिश्ता दे दिया। पर हमारे घर में फैसला हमारे पापा का ही होता था। बस पापा ने कहा कि ठीक है, हम सामान बना लेंगे, आप लोग शादी की तैयारी करो। लेकिन उन्होंने एक जिम्मा लिया। उन्होंने कहा कि हम शादी का सारा खाना पीना खुद कर लेंगे, चाहे आपकी तरफ से हो या हमारी तरफ से। पापा को यह बात अच्छी लगी तो मेरी माँ भी खामोश हो गई। उन्होंने कहा कि चलो, इनको इतना एहसास तो हुआ। शादी धूमधाम से हुई। मेरे पापा ने बहुत अच्छा सामान बनाया। लड़का भी बहुत खूबसूरत था और उसकी कमाई भी अच्छी थी। मैं अपने घर में आ गई, लेकिन मेरे पति ने कहा कि देखो, घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। कुछ चीजें तो तुम ले आई हो, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो बनानी हैं। मेरी माँ ने पिछले 25 साल से जो घर बनाया था, वो सारा जल गया। और तुम्हें पता है, घर की चीजें आराम आराम से बनती हैं, इसलिए मुझे जल्दी वापस जाना होगा। मेरा पति 2 हफ्ते बाद ही वापस जाना चाहता था, पर उसने कहा था कि वो 6 महीने बाद फिर से एक चक्कर लगा लेगा। मैंने जब 6 महीने का जिक्र सुना, तो मुझे यह मामला इतना बुरा नहीं लगा। मैंने कहा कि ठीक है, आप चले जाएं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो 2 हफ्ते मेरे साथ रहा, लेकिन उसका रवैया मेरे साथ नॉर्मल था। वो मेरे साथ ऐसे नहीं रहा जैसे हम एक दूसरे की मोहब्बत में खो गए हों। बस नॉर्मल सा ही मामला था। मेरा ख्याल कर रहा था, लेकिन ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजरता था। उसने कहा कि जाने से पहले मेरे यहाँ पर भी कुछ काम है, बस मजबूरियां हैं, क्या करें। अब तुम हमारी घर की एक फर्ज बन गई हो। अब तुम्हें हमारी इज्जत रखनी है, अपने माँ बाप के सामने भी और बाकी दुनिया वालों के सामने भी। मैंने कहा कि ठीक है। उन्होंने मेरे लिए सोना भी बनाया था और पूरे 4 सेट बनाए थे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मेरे माँ बाप भी खुश थे। बाद में पापा ने ही समझाया कि हर तरह से हम लोग ही फायदे में रहे। हमारा शादी पर खाना बनाने का पैसा भी बच गया। उन लोगों ने तुम्हारे लिए सोना भी बना दिया, और अगर वह सामान इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब यह तो नहीं कि सामान को खा जाएंगे। सामान भी तुम्हारा है, घर भी तुम्हारा है, और फिर तुम्हारा उन लोगों के ऊपर एहसान भी रहेगा। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पोजीशन बहुत पक्की है, और पापा ने जो किया है ठीक किया कि चलो, थोड़ा उन्होंने कर लिया, थोड़ा हमने कर लिया, मामला सेट हो गया। मेरा पति वापस चला गया। मेरा एक देवर था और एक सास थी, बस, और कोई नहीं था। कोई नहीं। मेरा देवर भी काफी खूबसूरत था, मासूम सा लगता था। मेरा पति चला गया तो एक दिन मेरी सास कमरे में दाखिल हुई और साथ मेरा देवर भी था। मुझे लगा कि कोई बात करने आए होंगे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसी बात की कि मैं हैरान रह गई। उन्होंने मेरे देवर को कहा कि चलो, बैठो अपनी पत्नी के पास, बाहर क्यों अकेले बैठे हुए थे। मैंने अपने देवर की तरफ देखा तो वो सिर झुकाकर खड़ा था। मैंने कहा, आप क्या कह रही हैं माँ, ये तो राजेश है, मेरा पति तो नहीं है। उन्होंने कहा, यह तो तुम्हारा ही पति है। फिर उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, नहीं, यह अमित नहीं है। मुझे इस मामले की कोई समझ नहीं आई। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, अपने दूसरे बेटे को मेरे कमरे में ले आई और कहने लगी कि अपनी पत्नी के पास बैठो, मैं इसकी पत्नी थोड़ी हूं। फिर कह रही हैं कि यह तो राजेश है। मैं समझी कि अमित है। मैंने अपने देवर से ही पूछा, क्या बात है? तो उसने कहा, दरअसल माँ को भूलने की बीमारी है, वो कभी कभी सब कुछ भूल जाती है। वो हम दोनों भाइयों को भी आपस में मिक्स कर देती है, हमारी शक्लें भी भूल जाती हैं और नाम भी। मैंने कहा, यह किस किस्म की बीमारी है? तो उसने कहा, यह एक दिमागी बीमारी है, और ऐसी बीमारियां पूरी दुनिया में बहुत से लोगों को हो रही हैं। आजकल हर दिन नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। मेरा देवर डॉक्टर बन रहा था, इसलिए शायद उसको ज्यादा पता था। मैंने कहा, अच्छा। इस बात पे हम दोनों ही हंसने लगे। मेरा देवर अच्छा था, वो मेरा ख्याल करता था। कभी बाहर जाता तो मुझसे जरूर पूछता कि कोई चीज चाहिए हो तो बताना। मेरे पति ने भी जाने से पहले कहा था कि राजेश पे भरोसा कर सकती हो, कोई चीज मंगवानी हो तो इसको बता देना। वो मेरा भाई है, उसे अपना भाई ही समझना और उसके साथ अच्छे से रहना। मुझे उस पे पूरा भरोसा है। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना। तुम उसके साथ डॉक्टर के पास भी जा सकती हो।
और वो तुम्हें तुम्हारे घर भी ले जाएगा और वापस भी ले आएगा। मैंने कहा था कि ठीक है। वैसे मुझे यह सब कुछ अजीब लगता था, लेकिन आखिरकार वो भी तो इस फैमिली का हिस्सा ही था। इस फैमिली का मैं भी हिस्सा बन गई थी, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं था। मैं उसी के साथ बाजार भी चली जाती और वो मुझे मेरी माँ के घर भी एक दफ़ा ले गया था। 1-2 दिन के बाद फिर मेरी सास ने यही हरकत की। वो उसका हाथ पकड़ के मेरे कमरे में ले आई। अब तो उन्होंने मुझे आकर एक लंबा सा लेक्चर भी दिया। उन्होंने कहा, कैसी पत्नी हो तुम? अभी तुम्हारी शादी हुई है, पति तुम्हारा बाहर बैठा हुआ है, उदास है, उसने खाना नहीं खाया, परेशान है और तुम अंदर बैठी टीवी देख रही हो। चलो, उसके पास बैठो, उससे पूछो उसे क्या परेशानी है, उसे खाना खिलाओ, उसके पैर दबाओ। अरे पत्नियां ही तो सेवा करती हैं, और कौन करेगा? मुझे राजेश ने इशारा किया कि चुपचाप सुनती रहो। मेरी सास ने और भी बहुत सारी बातें की जो उनको उसके सामने नहीं करनी चाहिए थीं, लेकिन उन्होंने कर डाली। हम दोनों ही सिर झुका के खड़े थे। खैर, वो कमरे से चली गई तो हम दोनों हंसने लगे। उसने कहा, दरअसल आज मेरा टेस्ट था, मैं बड़ा परेशान हूं, तो माँ को लगा कि मैं इसलिए परेशान हूं कि आप मुझे वक्त नहीं दे रही हैं। आपको तो पता है ना माँ की बीमारी के बारे में? मैंने कहा, हाँ। खैर, वो कमरे से चला गया। रात हुई तो मेरे पति ने कॉल की। वो मुझे रात को ही कॉल करता था। मैंने उससे यह सब कुछ बताया तो वो हंसने लगा। उसने कहा, हाँ, माँ को यह बीमारी 8-9 साल से है। जब से बाबा इस दुनिया से गए हैं, तब से है। शायद परेशानी की वजह से हो गई है। मैंने कहा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा, हाँ, हम नहीं बता रहे थे क्योंकि अजीब लगता है। तुम भी अपने माँ बाप को नाम मत बताना। मैंने कहा, लेकिन पहले तो आंटी बिल्कुल ठीक लग रही थी। तो मेरे पति ने कहा, हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, वैसे वो ठीक ही रहती हैं। बड़ी अजीब सी बीमारी थी मेरी सास की, कि वो अपने दोनों बेटों की शक्ल में फर्क करना ही भूल जाती थी। लेकिन एक दिन कुछ बड़ा ही अजीब हो गया। मैं अभी अभी नहा के निकली थी। मैंने गले में दुपट्टा भी नहीं डाला हुआ था। वो मेरे से बाथरूम में ही रह गया था। मेरे बाल बहुत लंबे थे। मैं बालों को संभालती हुई बाहर आ रही थी कि मेरी सास फिर से मेरे देवर को लेके खड़ी थी। उसने मुझे उसी हालत में देख लिया, लेकिन उसने मुंह पीछे कर लिया। मैंने फौरन जाकर अपना दुपट्टा उठाया और मैंने फिर से उनकी बातें सुनी। और इस दफा तो मेरा देवर बिना कुछ बोले ही बस कमरे से चला गया। मुझे अब यह सब कुछ बड़ा ही अजीब लग रहा था कि आखिर यह सब कुछ क्या है। मैंने अपने पति से कहा। उसने कहा, देखो, हर घर में कुछ न कुछ होता है। मेरी माँ तुम्हें कोई ताने नहीं देती, तुमसे कोई बात नहीं करती, तुम्हें कोई काम नहीं कहती है, सास की तरह तुम पे नजर नहीं रखती है, तुमसे उल्टी सीधी बातें नहीं करती हैं। तो बस अब इतना तो होता ही है ना। इसे बीमारी समझ के बर्दाश्त कर लो। देखो, वो बीमार है, वो जानबूझ के तो नहीं कर रही, और हम उनका इलाज भी करवा रहे हैं। मैंने कहा, पर अजीब लगता है। उसने कहा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हें यह वक्त गुजारना ही होगा। एक दिन मैंने देखा कि मेरा देवर बहुत ज्यादा खुश था। वैसे तो वो संजीदा ही रहता था, इसलिए जब अचानक से मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत खुश है, तो मैंने भी पूछ लिया। मैंने कहा, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। कहने लगा, हाँ, आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। आप मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जिससे मेरी जिंदगी और मौत का इम्तिहान है। मैंने कहा, ऐसा भी क्या है? उसने कहा, अभी आपको पूरी बात नहीं बता सकता, लेकिन आपको जरूर बताऊंगा। आपको सबसे पहले बताऊंगा। आप मेरी बहुत अच्छी भाभी हैं। आप जब से इस घर में आई हैं, इस घर के काफी सारे काम सीधे होने लगे हैं। खास करके आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। मुझे आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, जब से मैं आई हूं, माँ को कोई डॉक्टर के पास नहीं लेके गया। इस बात पर वो थोड़ा सा शर्मिंदा सा हो गया। उसने कहा, हाँ, दरअसल मैंने आपको कहा ना कि मैं किसी काम में लगा हूं, तो इस हवाले से भूल गया था। मैंने कहा, उनको डॉक्टर के पास तो लेके जाना चाहिए ना। मैंने तो सुना है कि जिनको दिमाग की बीमारियां होती हैं, तो उनके तो बहुत जल्दी जल्दी सेशंस होते हैं, और मुझे आए हुए 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उनको डॉक्टर के पास नहीं लेकर गया। उसने कहा, आप फिक्र मत करें, मैं ले जाऊंगा। और वो अगले ही दिन मेरी सास को ले भी गया। लेकिन जब वो लोग वापस आए, तो उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये डॉक्टर के पास से आए हैं।
वो बहुत ज्यादा खुश थे और आपसी में कोई बात कर रहे थे। उनके हाथ में न तो कोई दवा थी, न ही कोई प्रिस्क्रिप्शन, और न ही उनकी बातों से लग रहा था कि वो डॉक्टर के पास से आए हैं। वो तो किसी औरत का जिक्र कर रहे थे कि उसने अच्छी चाय बनाई थी, वो अच्छा खाना बनाती है। ऐसा लगता था किसी रिश्तेदार के घर गए थे। फिर मैंने सोचा शायद वापसी पे गए होंगे या पहले चले गए होंगे, क्योंकि डॉक्टर के पास बहुत ज्यादा टाइम लगता है। खैर, मेरी तबीयत आजकल कुछ खराब रहने लगी थी और मुझे पता था कि मामला क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मेरे यहाँ कोई खुशखबरी आने वाली है। मैं अपनी माँ के घर थी, तो वहाँ मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई। माँ मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई। मैंने कहा कि मुझे अपनी सास के साथ आना चाहिए था, वरना वो कहेंगी कि यह तो उन्हें सबसे पहले अपनी माँ को बताया, हमें नहीं बताया। मेरी माँ ने कहा, तेरी सास को वैसे भी क्या पता है, वो तो अपने होश में ही नहीं है। बस उनका मूड अच्छा हो तो उन्हें बता देना। इस मामले में उनकी तरफ से गलती मत बरतना। पागल का क्या भरोसा, हमें तो पहले बताया ही नहीं इन लोगों ने। मैंने कहा, माँ, वो पागल नहीं है, बस उनके साथ थोड़ा सा ही परेशानी है। मेरी माँ भी बाकी लोगों की तरह मेरी सास को पागल ही समझ रही थी, लेकिन वो घर के काम भी करती थी, खाना भी बनाती थी। अगर पागल होती तो यह सब नहीं करती। वो बस बीमार थी, लेकिन हमारे समाज में दिमागी बीमारियों को पागलपन ही समझा जाता है, और जिसके साथ थोड़ा सा भी परेशानी हो, उसको पागल ही कहते हैं। खैर, मैं माँ बनने वाली थी और मैं इस बात पर बहुत ज्यादा खुश थी। मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपका तो दूसरा महीना भी शुरू हो गया है। इसका मतलब भगवान ने मुझ पर बहुत जल्दी कृपा कर दिया था। आजकल जो हालात चल रहे थे, 10 शादियां होती थीं, तो 7 के यहाँ बच्चे नहीं होते थे। इस मामले से मैं बहुत खुश थी कि भगवान ने इतनी जल्दी मुझ पर यह कृपा कर दिया। मैं अपने पति को यह खबर सुनाना चाहती थी, पर उसका फोन नहीं लग रहा था। अपनी सास को बताया तो मेरी सास खामोश हो गई, कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे लगा शायद उनकी तबीयत खराब है। मैं शाम का इंतजार करने लगी थी कि अपने पति को कॉल कर लूं और उसको यह सब बताऊं। मैंने रोज की तरह अपने पति को कॉल किया, लेकिन वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था। जैसे ही 2-4 मिनट गुजरे तो उसने कहा, बस, अब कल बात करेंगे। मैंने कहा, नहीं, आज तो आपको ज्यादा वक्त निकालना पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत जरूरी बात है। उसने कहा, क्या बात है? मैंने जैसे ही उसे बताया कि मैं माँ बनने वाली हूं, तो वो खामोश हो गया। मुझे लगा शायद उसे यह यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा, आपको यकीन नहीं आ रहा? मैं आज डॉक्टर के पास गई थी, मुझे डॉक्टर ने बताया है। उसने कहा, मुझे कैसे यकीन आएगा, क्योंकि यह मेरी औलाद नहीं है। मैंने तो तुम्हारे साथ सिर्फ 2 हफ्ते गुजारे थे, और तुम माँ कैसे बन सकती हो? मैंने कहा, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक मेरे प्रेगनेंसी को दूसरा महीना होने वाला है, और आपको गए हुए तो अभी पूरे 2 महीने भी नहीं हुए हैं। उसने कहा, यह मेरा बच्चा नहीं है। जैसे उसने यह बात की, मैं तो हैरान रह गई। मैंने यह सुनने की उम्मीद नहीं की थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या बोलना है। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था। ऐसे मौके पे क्या कहूं? वो ऐसा मजाक नहीं कर सकता था, और वो मजाक कर भी नहीं रहा था। उसने कहा, मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ बैठा हूं और मुझे पता चला है कि राजेश बार बार तुम्हारे कमरे में आता है। मैंने कहा, आता है, इससे क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था कि आपकी अम्मा उसको मेरे कमरे में ले आती हैं और उसको मेरा पति समझती हैं। मेरे पति ने ऐसी बात कही कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि यह मेरा ही पति है। उसने कहा, वह इसे तुम्हारा पति समझती है, या तुमने सच में उसे अपना पति बना रखा है? मेरे हाथ से फोन गिर गया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं घर में ही थी। शायद उन्होंने डॉक्टर को घर पर बुलाया था। मेरी सास मेरे सामने बैठी थी और थोड़ी देर बाद ही मेरे पति की वीडियो ले आई। उसने कहा, माँ, ये लड़की क्या कह रही है? ये मेरे बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? मैंने तो इसके साथ सिर्फ 2 हफ्ते गुजारे थे। मेरी सास ने कहा, इसको ही पता होगा, फिर उसने क्या किया हमें तो नहीं पता। राजेश भी खामोश खड़ा था। मेरे पति ने राजेश से कहा, तुम इसके कमरे में जाते थे या नहीं? इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो मेरे कमरे में आता था, यानी इसको तो मेरी सास लेकर आती थी। उसने कहा, हाँ, मैं जाता था। जब उसने ऐसी बात कही तो मैं ज्यादा हैरान रह गई। मैंने कहा, राजेश, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे कमरे में कब आए हो?
तुम्हें तो तुम्हारी माँ लेकर आती थी, जिसकी दिमाग खराब है और वो पागल है। मेरी सास ने कहा। तुम्हें किसने कह दिया कि मैं पागल हूं? मैं तो बिल्कुल पागल नहीं हूं। और फिर ये कौन सी बीमारी है कि मैं अपने बेटे का हाथ पकड़ के तुम्हारे कमरे में लेकर आऊं, जो कि तुम्हारा पति भी नहीं है? मैंने कहा, लेकिन माँ जी, राजेश ने तो मुझे सब कुछ बताया था कि आप बीमार हैं और आप बीमारी में अपने दोनों बेटों को पहचान नहीं पाती हैं। मेरी सास ने कहा, मुझे कोई बीमारी नहीं है और तुम हमारे सामने झूठ बोल रही हो। मेरे माँ बाप भी वहां पर आ गए थे और उनके सामने भी यही सारा किस्सा बयान होने लगा। मेरे माँ बाप भी मुझे अजीब नजरों से देखने लगे, क्योंकि जो मैं बात कर रही थी उसका कोई सबूत नहीं मिल रहा था, कोई सिरा नहीं मिल रहा था। उन्होंने तो मेरे माँ बाप के सामने ही मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। मेरे पति ने भी सबकी बातें सुनी। सब इधर उधर बोलने लगे। कोई चीख रहा था, कुछ ला रहा था, कोई दलीलें दे रहा था, कोई गवाही दे रहा था, कोई मेरे हक में था, कोई मेरे हक में नहीं था। बहुत लंबा तमाशा चल पड़ा। लेकिन इसके बाद मेरे पति ने साफ साफ कह दिया कि यह मेरा बच्चा नहीं है और मैं आपकी बेटी के नाम तलाक भेजने वाला हूं, क्योंकि मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रहना चाहता जो मेरी पीठ पीछे मेरी इज्जत की हिफाजत तक नहीं कर पाएगी। अभी मुझे गए हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे और उसने किसी और के साथ बच्चा भी पैदा कर लिया। तो यह बाद में क्या करेगी? यह तो रोज कोई न कोई हरकत करेगी। मेरे पापा को गुस्सा आ गया और उन्होंने भी गुस्से में कह दिया, फिर दे दो तलाक। मैं बुरी तरह से रोने लगी और अपने कमरे में चली गई। मेरे माँ बाप ने कहा, हमारे साथ चलो। मैंने कहा, मैं नहीं आना चाहती, मैं नहीं आने वाली। मैं इस घर से चली गई तो ये लोग मुझे कभी भी वापस नहीं आने देंगे। ये इस घर का बच्चा है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं अगर यहां से चली गई तो सारे हक चले जाएंगे। मेरे माँ बाप ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई। उन्होंने कहा, ठीक है, हम सुबह लेने के लिए आएंगे। तब तक तुम अपना दिमाग भी सेट कर लेना और अपनी जरूरत की चीजें भी पैक कर लेना। तुम्हारा पति तुम पर इल्जाम लगा रहा है और तुम उसके घर में उसकी इज्जत की रखवाली करने के लिए बैठना चाहती हो। उसने तो तुम पर पहले इल्जाम लगा दिया है। मेरी हालत बहुत बुरी थी, इतनी बुरी थी कि शायद जो खुशखबरी मुझे आज मिली थी वो मुझसे दूर ही हो जाती। शायद यह बच्चा ही मेरे पास न रहता, क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं अस्पताल से आई थी, मैंने पानी तक नहीं पिया था। मेरी जिंदगी में तूफान आ गया था, मुझे अपना होश ही नहीं था। मेरे माँ बाप ने कहा था कि अपना सामान पैक रखना, हम लोग सुबह आएंगे। और सुबह होने में सिर्फ 2-3 घंटे थे। मेरी माँ ने मेरे पापा को कहा था, अभी बच्ची जज्बाती है, गुस्से में इसके साथ जिद नहीं करो, 2-3 घंटे इसे अकेला छोड़ दो, फिर हम इसे ले जाएंगे। मैं अपना सामान पैक करने के लिए उठी। क्या मुझे यहां से जाना चाहिए था? क्योंकि मेरे पति ने तो कहा था कि वो मुझे तलाक देने वाला है। जब मेरा देवर कमरे में दाखिल हुआ, उसकी शक्ल बहुत अजीब हो गई थी। उसे लगता था कि वो रो के आया है। मैंने कहा, तुम यहां पर क्यों आए हो, झूठे इंसान? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसने कहा, जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं बर्बाद हुई, मेरी भी बर्बाद हो गई है। मैंने कहा, क्या मतलब? जैसे उसके जिस्म से रूह ही निकल गई हो। उसने कहा, आपको याद है, एक दिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूं और उसके साथ मेरी बात पक्की हो गई थी। मैंने कहा, उसमें मैं क्या करूं? मेरा घर तो तुमने बर्बाद कर दिया। उसने कहा, मेरे भाई की शादी पहले ही बाहर के मुल्क में हो चुकी है, उसका एक बेटा भी है। हमारे साथ हादसा हो गया था, हमारा घर जल गया था, इसलिए माँ ने यह सब कुछ किया कि लड़की आ जाएगी और उसके साथ सामान भी, और उसके बाद लड़की को गलत साबित करके उसे घर से निकाल देंगे और हमें सामान मिल जाएगा। वो मेरी शादी भी करवा सकती थी, लेकिन मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था, उसके घर वाले उसको सामान नहीं दे सकते थे। वो गरीब घर की थी। मैंने अपनी माँ का साथ इसलिए दिया था ताकि मेरी माँ के पास सामान आ जाए तो वो मेरी बीवी को तंग न करें। और फिर मेरी माँ ने जाकर मेरा रिश्ता पक्का भी करवा दिया। हम डॉक्टर के पास नहीं गए थे, हम रिश्ता पक्का करने गए थे और मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा था। लेकिन शायद मुझे आपकी जिंदगी बर्बाद करने की सजा मिल गई है। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था वो एक हादसे का शिकार हो गई है और अब अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ले रही है। मैं उससे मिलने जा रहा हूं, कोई बुरी खबर नहीं सुनना चाहता। आप मुझे माफ कर दीजिए ताकि जब मैं वहां जाऊं
तो भगवान उसे बचा ले। मैं आपके माँ बाप को सब कुछ बता दूंगा। मैंने कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। जो दुख मुझे मिला है किसी और को न मिले। मेरे देवर ने यह बात मेरे माँ बाप को बता दी। उन्होंने मेरे पति पर केस कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी सास ने कहा, जो सामान यह अपने साथ लेके आई थी वो जल गया है, और जो इसका सामान है वो इसका नहीं, बल्कि वो तो हमारा अपना सामान है। पति इधर बैठा था और वो मुझे तलाक दे चुका था। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी गोद में मेरी औलाद भी आ गई। मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। इन सब लोगों ने मेरे साथ कितना बड़ा खेल खेला। काश मेरी जिंदगी कोई फिल्म या कोई ड्रामा होती, जिसमें आखिर में मैं सबसे बदला ले लेती और मुझे भी सुकून मिलता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सब लोग मुझे बर्बाद करके जीत गए और मैं अंधकार में चली गई। मेरा देवर जिस लड़की से मोहब्बत करता था, उसकी जान बच गई और उन दोनों की शादी भी हो गई। मेरे लिए यह सब देखना इतना मुश्किल था कि मेरी आंखें बस आंसुओं से भरी रहती थीं। हर सुबह जब मैं अपनी बेटी को देखती, मुझे अपने अतीत का दर्द याद आता। उसकी मुस्कान में मेरा वो खुशी का पल था जब मुझे पता चला था कि मैं मां बनने वाली हूं। लेकिन अब वो खुशी भी मेरी जिंदगी का एक भारी बोझ बन गई थी। मेरी सास और पति ने मुझे घर से निकाल दिया था, पर मेरे माँ बाप ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। वो मुझे हर वक्त संभालते रहे, लेकिन उनके सामने भी मेरी तकलीफ को बयान करना बहुत मुश्किल था। हर बार जब मेरी माँ मेरी तरफ देखती, उसकी आंखों में समझ पाना मुश्किल हो जाता कि वो मेरे लिए कितनी परेशान थीं। एक दिन मेरी माँ ने मुझे समझाया, बेटा, तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम्हें अपने लिए लड़ना पड़ेगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी बेटी के लिए भी। उसकी बातें मेरे दिल में लग गईं। मैंने सोचा कि अगर मैं खुद को संभाल लूं, तो शायद मुझे अपने दुख से निकलने का कोई रास्ता मिल सके। मैंने सोचा कि मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए मैंने एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया, जहां मैं अपने हाथ से कुछ बना सकूं। जब मैंने अपने घर के पास एक छोटी सी दुकान खोलने का प्लान बनाया, तो मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट दिया। उन्होंने मेरे लिए सब कुछ तैयार कर दिया। जब मैंने दुकान खोली, लोग मुझे पहचानने लगे। उन्होंने देखा कि मैंने अपने दुख को प्यार और मेहनत से बदला है। धीरे धीरे मेरी दुकान चलने लगी और मुझे अपने दुख से निकलने का एक रास्ता मिल गया। लेकिन एक दिन मेरे पति का फोन आया। मैंने फोन उठा लिया। उसकी आवाज सुनते ही मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे तुमसे बात करनी है, उन्होंने कहा। क्या बात है? मैंने कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उनकी नीयत क्या है। मैं अपने बच्चों के लिए तुमसे माफी चाहता हूं। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, उन्होंने कहा। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या कहना चाहिए। मेरे पास उनके लिए सिर्फ नफरत थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या मुझे उनकी तरफ से माफी की जरूरत है? क्या उनकी माफी मेरी जिंदगी को बेहतर बना सकती है? मैंने कहा, यह सब कुछ मेरे लिए खत्म हो चुका है। मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस फोन रख दिया। मेरे दिल में कुछ तो था, पर मैंने अपने लिए खुद को संभालने का फैसला किया। मेरी दुकान चल रही थी, लेकिन मेरे जहन में उनका नाम अब भी था। मुझे यह सोचना था कि क्या मैं अपनी खुशियों को उनसे दूर रख सकती हूं? जब मेरी बेटी बड़ी होगी, तो क्या मैं उसे उन दुख भरे लम्हों से बचाने में सफल हो पाऊंगी? यह सोचकर मुझे बहुत डर लगता था। मेरे आसपास के लोग मेरी हिम्मत देखते थे और मुझे यह सोचने पर मजबूर करते थे कि क्या मैं कभी किसी और से प्यार कर सकती हूं। लेकिन मेरे दिल की गहराइयों में मैंने तय किया था कि मैं अब सिर्फ अपने लिए जीऊंगी और अपनी बेटी के लिए। लेकिन आप लोग यह देखें कि दुनिया कितनी बुरी है, कैसे आपको लोग धोखा दे देते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है। इंसान को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। ये दुनिया अब कोई मजे करने की जगह नहीं, बल्कि एक जंग बन चुकी है। इंसान को बहुत ही ज्यादा सोच समझकर फैसला करना चाहिए, और बेटी की शादी का फैसला तो बहुत ही ज्यादा सोचकर करना चाहिए। कोई आपसे जो भी कह रहा है, तो खुश होकर उसे बेटी नहीं दे। या कोई कहता है कि हम खाना खुद बनाएंगे, तो अपने खर्चे बचाने के लिए अपनी बेटी उसके हवाले मत करो, बल्कि पहले उसके बारे में पता करो कि कौन है, कैसे लोग हैं, उसके बाद अपनी बेटी का रिश्ता करो।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।